अगर यहाँ कार्तिक स्नान किया जाए केशवरायपाटन में तो जीवित लोगों का ही पाप नाश कर देंगे। ये दक्षिण से निकल करके उत्तर में बहती है, इसलिए इसे उल्टी गंगा कहा गया। पांडवों ने जब कौरवों का नाश कर दिया उसके बाद में वो यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि हम अपना मतलब जो है किस तरह से पश्चाताप करें, अपने पापों का किस तरह से वो करें कि हमारा उद्धार हो जाए। तो उन्होंने जम्बू अरण्य इस केशवरायपाटन का पता उनका तो है। परशुराम ने जब क्षत्रियों का वध कर दिया तो उन्होंने यह घोर तपस्या की थी और यज्ञ किए थे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय। मैं एक पत्रकार हूं जो पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम से देश सेवा कर रहा हूं। मैं आज कोटा शहर के विकास को लेकर विश्व की सबसे बड़ी न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जिसका मकसद कोटा शहर व राजस्थान राज्य को विश्व मानचित्र पर स्थापित करना है। इस शहर को, इस राज्य को पूरे विश्व में खास पहचान दिलाना है। इस रिपोर्टिंग में मैं आज कोटा के शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक बिंदुओं के साथ साथ यहाँ के विकास के हर बिंदु पर लोगों से सीधी बातचीत करूँगा, सीधी रिपोर्टिंग करूँगा। लगभग हमारा लक्ष्य रखा है कि हम लगातार इस रिपोर्टिंग करते रहें। अभी मैं केशवरायपाटन में हूँ, सदा सलीला चर्मण्यवती के तट पर। यह हम लोग यहाँ से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। कोटा का एक विशेष महत्व रहा है राजपुताने में। कोटा तथा बूंदी राजघराने का गौरवशाली, समृद्धशाली अतीत रहा है। यहाँ की कला, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा संगम दृष्टिगोचर होता है। 12वीं शताब्दी में राव देवा ने जेता मीणा पर विजय प्राप्त करके बूंदी में हाड़ा शासन की नींव स्थापित की। तत्पश्चात बूंदी के राजकुमार को कोटा की जागीरी प्राप्त हुई। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राव माधो सिंह ने कोटा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। राव माधो सिंह ने चंबल नदी के तट पर वर्तमान में गढ़ पैलेस नाम के एक प्रसिद्ध महल की नींव रखी। भविष्य में कोटा के राजाओं द्वारा अपनी रुचि के अनुसार अर्जुन महल, कंवर महल, जनाना महल, दरबार हाल आदि सुंदर और कलात्मक भवनों का निर्माण कराया गया। यहाँ भित्ति चित्र और छतों पर की गई कलात्मक कारीगरी विश्व प्रसिद्ध है। किशोर सागर तालाब के मध्य जग मंदिर राजपूत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ब्रजविलास महल और छत्रविलास उद्यान शहर के मध्य में स्थित उल्लेखनीय दर्शनीय स्थल हैं। हम इन सारे स्थलों का आपको विवरण बताएंगे। चंबल नदी कोटा की जीवन रेखा है। इस पर निर्मित कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर यहाँ की समृद्धि की प्रमुख स्रोत हैं। कोटा शहर में बनने वाली सूती और जरी के काम वाली कोटा डोरिया के लिए और यहाँ की चटपटी दाल की कचौरियों के लिए कोटा विश्व प्रसिद्ध है। बहरहाल अभी हम चंबल नदी के तट पर हैं। हम केशवरायपाटन में हैं, जहाँ पर सदा सलीला, सरस सलीला माँ चर्मण्यवती लगातार बह रही है और इस शहर के उन्नति में, शहर के विकास की मुख्य भागीरथी बनी हुई है। ये केशवरायपाटन कोटा से करीब 10 किलोमीटर आगे है। हम यहाँ पर लगातार आपको अपडेट देंगे इस चीज़ के। आप देख सकते हैं कि चंबल नदी बह रही है, सरस सलीला माँ चर्मण्यवती बह रही है। हम नदी के इस तट पर हैं। ये तट रंगपुर इलाके से आता है और आप देख सकते हैं कि रंगपुर इलाके से हम यहाँ आए हैं केशवरायपाटन। यहाँ से नाव द्वारा ही उस पार जाया जा सकता है जहाँ पर भगवान केशव राय का मंदिर है। हम चंबल के विकास से कोटा की यात्रा को शुरू करेंगे। अभी 7 बजे हैं घड़ी में, आप देख सकते हैं। अभी मेरी घड़ी में फ़िलहाल 7 बजे हुए हैं। 7 बजे हम इस यात्रा को शुरू कर चुके हैं और यहाँ से हम नाव में बैठकर नदी के उस पार जाएंगे। हमारे साथ कोटा के वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो जुड़ेंगे इसमें। वो हमें पूरे कोटा के महत्व को बताएंगे, कोटा का इतिहास बताएंगे। साथ में आप ये बताएंगे कि किस तरीके से कोटा का विकास हुआ। फिरोज अहमद जो है वो हमारे साथ हैं नाव में। हमने पहले ही ये तैयारी की थी कि ये नाव में बैठे ताकि आपका स्वागत है सर। आप कोटा के इतिहास से जुड़े हुए हैं और तो सबसे पहले जब हम रंगपुर में हैं तो चंबल नदी के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, मैं चंबल के बारे में बताऊंगा। ये चंबल 12 मासी है और हमेशा पानी से भरी रहती है। बाकी और नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे काली सिंध है, बामनी है, पार्वती है, वो गर्मियों में सूख जाती हैं। बूंदी ज़िले में मेज नदी भी इसकी सहायक है
तो चंबल का उद्गम जो है मध्य प्रदेश की में मऊ छावनी के पास से विंध्याचल पर्वत की चोटियों से हुआ है। अच्छा, ये वहाँ से चली है और 330 किलोमीटर 313 किलोमीटर ये एमपी में बहती है और 84 गढ़ के पास आकर के राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर वहाँ से ये चलती है तो ये हाड़ौती में होती हुई सवाई माधोपुर जिले को कवर करती है, करौली को करती है, फिर धौलपुर को करती है, फिर उसके बाद में ये यूपी तक जाती है और इटावा के पास 45 किलोमीटर की दूरी पर ये यमुना में मिलती है। अच्छा, चूँकि ये दक्षिण से निकली है विंध्याचल पर्वत से तो इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। अच्छा, ये नदी उल्टी बहती हुई आ रही है। हाँ, ये उल्टी दक्षिण कैसे? से निकल के उत्तर में बहती है, इसलिए इसे उल्टी गंगा कहते हैं। और इसका पुराना नाम पौराणिक ग्रंथों में जो मिलता है वो चर्मण्यवती है। हाँ, ये बड़ी पवित्र नदी है। यहाँ तक लिखा है लेखकों ने कि ये जीवित पाप नाशनी है। अगर यहाँ कार्तिक स्नान किया जाए केशोरापाटन में तो जीवित लोगों का ही पाप नाश करती है ये नदी। इस स्नान यहाँ के स्नान की इतनी महत्ता है। गंगा तो खैर है ही थी मोक्ष के लिए, लेकिन इसका भी महत्व कम नहीं है। अच्छा, ये नदी उल्टी कैसे बहती है? इसके पीछे कोई कहानी है? कोई नहीं, ये विंध्याचल पर्वत से निकली है और नदियाँ हिमालय से निकली है। वो दक्षिण में बहती हैं उत्तर से निकल करके, ये दक्षिण से निकल करके उत्तर में बहती है, इसलिए इसे उल्टी गंगा कहा गया। अच्छा, हाँ, तो ये कहाँ से चली हुई आ रही है? क्या बता रहे थे आप? ये महू छावनी के पास विंध्याचल पर्वत से की चोटियों से निकली है। धार इसकी 2 धाराओं में निकली है चंबल, अच्छा, वहाँ से। और 313 किलोमीटर ये एमपी में बहती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद भानपुरा के पास 84 गढ़ एक स्थान है, वहाँ राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। उसके बाद ये सवाई माधोपुर जिला को भी कवर करती है। उसमें इसके किनारे पे बसे हुए नगर हैं भैंसरोडगढ़, कोटा में ऐतिहासिक नगर कोटा बूंदी जिले के अंदर केशोरापाटन और कापरेन लाखेरी। उसके बाद में ये सवाई माधोपुर की तरफ जाती है, वहाँ करौली को पास करती हुई जयपुर की सीमा को पास करती हुई ये धौलपुर जाती है। धौलपुर इसी के किनारे बसा है। फिर धौलपुर से ये इटावा को मोड़ लेती है। इटावा से आगे ये 45 किलोमीटर यमुना में जाकर के मिलती है। तो इसका बड़ा महत्व है। पवित्र नदी ये भी मानी जाती है, इसका भी बहुत पूजन अच्छे तरीके से होता है यार। और पद्म पुराण में भी इसकी महत्ता के बारे में उल्लेख है। क्या महत्ता है? कुछ बता सकते हैं? बस यही है कि ये एक पवित्र नदी है, ऋषि मुनियों के तब से ये जो है इसकी धारा प्रवाह हुआ है। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि यहाँ पे पांडवों का भी कोई पांडवों का तो इस केशोरापाटन से है। अच्छा, पांडव उन्होंने जब कौरवों का नाश कर दिया उसके बाद में वो यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि हम अपना मतलब जो है किस तरह से पश्चाताप करें, अपने पापों का किस तरह से वो करें कि हमारा उद्धार हो जाए। तो उन्होंने जम्बू अरण्य इस केशोरापाटन का पता उनको बताया था कि वहाँ जाओ और वहाँ स्नान करना है। भगवान विष्णु का वहाँ पर वास है और तुम वहाँ जाना। तो पांडव यहाँ आए थे, उन पांडवों के बनाए हुए यहाँ मंदिर भी है। अच्छा, पांडवों का वास रहा है यहाँ पर। अच्छा, महल से किसी ने कहा था, अभी मैंने सुना था जब मैं यहाँ के बारे में आ रहा था तो किसी ने कहा था कि विश्वामित्र और मेनका को लेके भी कोई नहीं, कहानी विश्वामित्र मेनका का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई विश्वामित्र मेनका का इससे किसी ने मुझे बताया था कि नहीं। यहाँ परशुराम का तो है। परशुराम ने जब क्षत्रियों का वध कर दिया तो उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी और यज्ञ किए थे परशुराम ने। उन्होंने यहाँ मंदिर भी बनवाया था जम्बू मार्गेश्वर का, जो आज भी मौजूद है। उसको कई बार जीर्णोद्धार हो गया। 1641 में बूंदी राज्य के जो शासक थे राव राजा शत्रुसाल सिंह, उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया था। इसी तरह से विष्णु मंदिर, ये पाटन नगरी जो है ये रंतीदेव पट्टन राजा रतिदेव की बसाई हुई है। राजा रतिदेव जो है ये हस्तिनापुर के राजा हस्ती के छोटे भाई थे और महेश्वर के राजा थे ये राजा रंतीदेव। उन्होंने इस नगरी को बसाया था, तो इसका नाम पुराना रंतीदेव पट्टन भी है। और इसके अलावा इससे भी प्राचीन अगर और नाम हम ढूंढें तो इसका नाम आश्रम पट्टन भी है, क्योंकि यहाँ जैन धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का समन्वय रहा है। अच्छा, हाँ, यहाँ प्राचीन जैन मंदिर भी बहुत सारे थे और आज भी हैं। अच्छा, जैन मंदिर है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे हैं। तो जैन मंदिर सामने भूमि देवराज, बहुत गहराई के अंदर मंदिर है। और इस तट पर रंगपुर में आप बता रहे थे कि कोई ये रंगपुर जो गांव हम देख रहे हैं ये रंधा गुजरी का बसाया हुआ गाँव। हाँ, और यहाँ पर आज से करीब सन 75-76 में पुरातत्व
हरफूल सिंह ढाका ने जब खुदाई कराई थी तो 3री-4री शताब्दी के अवशेष उनको यहाँ पर मिले थे, अच्छा, यहाँ रंगपुर में। हाँ, तो अभी वो अवशेष हैं या वो अवशेष अभी नहीं है, वो कहाँ पर हैं ये शोध का विषय है, वो जांच के लिए भेज दिए गए थे। और हरफूल सिंह ढाका बहुत अच्छे मतलब पुरातत्ववेत्ता थे जो कोटा संग्रहालय के अध्यक्ष रहे थे, अब तो वो रिटायर्ड हो चुके। तो बाकी ये रंगपुर गांव जो है बड़ा पुराना है चंबल के इस, और ये ऐतिहासिक नगर है, पुरातात्विक नगर है। तो दूसरी ओर बूंदी जिले में केशवराय पाटन लगता है। अच्छा, और पद्म पुराण में इसका उल्लेख है, इस गांव का, इस कस्बे का, केशवराय पाटन का। केशवराय पाटन यानी कि विष्णु जी का स्थान है ये। हाँ। तो जो आप बता रहे थे कि पुरातत्व महत्व के जो स्थल थे, जो चीज़ें मिली खुदाई में, वो गायब हैं, तो ये होनी चाहिए। गायब नहीं, वो कहीं ना कहीं तो होंगी, उनको कहीं दूसरी जगह तो दबाया नहीं गया, वो जांच के लिए लेबोरेटरी में गई थी। अब वो हो सकता है कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग के पास हो, नेशनल आर्कोलॉजी वालों के पास पहुंचा दी जाती है बहुत सारी चीज़। हाँ। अच्छा, तो आर्कोलॉजी में यहाँ आपका मानना है कि कुछ वो पुरानी चीज़ें आ जाए तो कुछ म्यूजियम भी बन सकता है या कुछ यहाँ, हाँ, पौराणिक महत्व की चीज़ें ऐसा है। यहाँ पर इस जिले की, बूंदी जिले के अंदर नया एक संग्रहालय स्थापित कर दिया पुरातत्व विभाग ने। सुखमहल जो वहाँ का था बूंदी का, उसमें यहाँ से संग्रहित जितनी भी बूंदी जिले की सामग्री है वो वहाँ पर दिखाने के लिए रख दी गई, पुरातत्व सामग्री जो है। और कोटा की तो है ही सही, कोटा में तो कोटा जिला काफ़ी बड़ा है, पहले 12 भी यही था, तो यहाँ अब बहुत सारी मूर्तियों की कलेक्शन के हिसाब से कोटा मथुरा के बाद में नंबर आता है मूर्ति कलेक्शन में, इतना महत्वपूर्ण है कोटा का संग्रहालय। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर वो ट्रैवलर एजेंट जो है ग्रुप लेकर के नहीं आते। अच्छा, प्रचार इसका बहुत कम हो पा रहा है। दूसरी बात, शहर की आबो हवा, यहाँ की सफाई व्यवस्था इतनी नेट क्लीन होनी चाहिए जो पर्यटकों को भाए, वो यहाँ पर नहीं है, उसका भी अभाव है। अच्छा, एक बात और बताओ आप, जैसे ये इलाका तो कोटा जिले में आता है, ये बूंदी जिले में हाँ, आता ये है, बूंदी जिले। लेकिन कभी बूंदी से ही ये सारा शुरुआत हुई थी, बूंदी जिले से ही। ऐसा बूंदी जिले के ही राजकुमारों ने कोटा के अंदर शासन किया। कोटा में पहले, कोटा चंबल के दाहिने तट पर पहले भीलों की बस्ती थी, भीलों के ग्रुप थे, उनका मुखिया कोटिया भील था 13वीं शताब्दी के मध्य चरण में। तो ये भील लोग अक्सर जो है बूंदी की सीमा में लूटमार किया करते थे। तो बूंदी राजकुमार जैत सिंह जो थे, उन्होंने 1264 में उसके ऊपर हमला किया, अटैक किया, और वो उनसे जो लड़ा तो उस युद्ध में वो मारा गया। और जहाँ मारा गया था वर्तमान में वहाँ कोटा का गढ़ हाड़ाओं के द्वारा बनाया हुआ है टिप्टा में। तो इस तरह से कोटिया भील के नाम पर हाड़ा शासकों ने इस नगर का नाम कोटा रखा, जो ऐतिहासिक नगर है। 13वीं शताब्दी के मध्य चरण में इस नगर की स्थापना हो गई थी। अच्छा, लेकिन ये एक स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में 1631 में लाइट में आया, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको एक राज्य का दर्जा दिया 1631 में। और पहले राजा बने इसके बूंदी के राजकुमार माधो सिंह जी पहले, माधो सिंह से लेकर के भीम सिंह जी द्वितीय तक यहाँ कुल 17 शासकों ने शासन किया। अच्छा, तो पहले बूंदी में था, तो बूंदी के बारे में बताएंगे, बूंदी का इतिहास क्या है, बूंदी का इतिहास भी 13वीं शताब्दी के मध्य चरण से ही शुरू होता है। उसके पहले बूंदी के अंदर मीणाओं का शासन था, और ये बूंदी जो नाम है ये बूंदा मीणा के नाम से फेमस हुआ है इतिहास के अंदर। तो जिस वक्त बम्बावदा के शासक देवी सिंह ने बूंदी के जैता मीणा को मारा युद्ध में लड़ करके, और हाड़ा शासन की स्थापना की, तो वो पीरियड था 1341 का। 1341 में बूंदी में हाड़ाओं का शासन स्थापित हो गया था। और हाड़ा शासक जो है चौहानों की 24 शाखाओं में से एक शाखा है जो हाड़ा कहलाती है। 24 शाखाएं भारत में पाई जाती हैं चौहान राजपूतों की, उनमें एक हाड़ा है। इनका और ये इलाका हाड़ौती में इनका 750 वर्ष तक लगभग शासन रहा है हाड़ा शासकों का, इसलिए ये हाड़ौती कहलाता है इलाका। इसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, 4 जिले शामिल है। अच्छा, तो यहाँ के बारे में कोई खास बात आपको नज़र आ रही हो रंगपुर के बारे में, इस तट पे? रंगपुर एक तो बहुत प्राचीन है। यहाँ पर ये स्थान जब ब्रिटिश हुकूमत वालों से यहाँ संधि हो गई थी कोटा राज्य की, तो ये स्थान और यहाँ का रमणीक स्थल जो है अंग्रेज एजेंटों को बड़ा भाता था। तो सबसे पहला
डाक बंगला जो है यहाँ पर महाराव राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में एजेंट के लिए जो बनवाया गया वो आज खंडर के रूप में यहाँ मौजूद है। कहाँ इस जगह पे है? रंगपुर में आगे है? आगे उधर गांव के अंदर। अच्छा। मैं कहता हूँ अगर उसका जीर्णोद्धार करके और खूबसूरत गार्डन बना दिया जाए तो वो एक दर्शनीय स्थल बन सकता है। उसकी दीवारें देखना, मतलब पहले पंखे तो इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, बिजली तो हवादार इस तरह बनाया गया है वो कि उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक ठंडाई रहती है। बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं उस भवन की। अच्छा। और गार्डन था, कुआं भी है वहाँ, एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है। जू, अंग्रेजों को चिड़िया पालने का भी शौक था, ये भी पता लगता है। अच्छा। छोटा सा जू भी है वहाँ पर। किस रंगपुर में? हाँ, यहीं पर। तो ये चीज़ें सब जीर्ण शीर्ण है, इनका कोई नामो निशान ही नहीं है। आप दिखाने वाला चाहिए ना। मतलब जमीन से जुड़े इतिहासकार होते हैं, वही बता पाएंगे, हर कोई तो बताएगा नहीं। तो आपको इतिहास की जानकारी, तो आपको इतनी जानकारी कैसे? मैं यहाँ पर कई बार आया, जब मैं इंटेक का सचिव भी रहा महाराज कुमार साहब के साथ, इजराज सिंह जी के साथ, तो हरि सिंह जी बड़े एक्टिव थे, मेरे मित्र जो आज नहीं है। हाँ। हम यहाँ पर कई बार आते थे और इसके लिए मैंने अखबारों में कई बार, भास्कर में, पत्रिका में आवाज़ उठाई है इसका जीर्णोद्धार किया जाए डाक बंगले का। ये अभी नगर विकास न्यास के अंडर में है, पहले PWD के अंडर में हुआ करता था। बहुत बड़े परिसर में अभी देखना उसको। अच्छा। इतिहासकार फिरोज अहमद जी से हम जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उसके पहले हम गांव वालों से बात कर लेते हैं।